नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम चुनावी खबर अखबार पर नजर। इस प्रोग्राम के जरिए दिन भर की तमाम बड़ी सुर्खियों से हम आपको रूबरू कराएंगे। अखबारों में क्या कुछ छपा है, आज की क्या कुछ सुर्खियां हैं, हर एक खबर से आपको वाबस्ता कराएंगे। आपके साथ मैं दीपिका सिंह और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए सिरे से और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को आयकर विभाग का 823 करोड़ का नोटिस जारी हुआ। यह खबर दैनिक जागरण अखबार में प्रमुखता से दिखाई गई है। हालांकि कई और अखबारों की भी यह सुर्खियां बनी है। आयकर विभाग ने कांग्रेस को 823 करोड़ का नोटिस थमाया है। आईटी ने पार्टी को टैक्स और जुर्माना भरने को कहा है, जिसे लेकर कांग्रेस महासचिव अजय माकन और जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार पर हमला बोला है। देखिए टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हो, साथ ही साथ दीपिका भी दिखाएंगी कि दैनिक जागरण में किस तरह से यह खबर हेडलाइन बनी है। देखिए, कांग्रेस को आयकर का 1823 करोड़ का नोटिस। जरा इस खबर को हम आपको पढ़ के भी सुनाते हैं। क्या कुछ कहा गया है इसमें। पार्टी ने कर आतंकवाद बता दिया है, भाजपा से भी वसूले जाएं, ये कांग्रेस का कहना है। 4600 करोड़ आयकर विभाग ने कार्रवाई को सही बताया। तो लोकसभा चुनाव अभियान के बीच आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस की 1823 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया। पार्टी ने इसे भाजपा सरकार का कर आतंकवाद करार दिया है। हम चुनाव में विपक्ष के लिए कोई समान अवसर, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कर रहा। अच्छा देखिए मोनिका, जिस तरीके से देखिए हर एक पेपर की, चाहे वो हिंदी पेपर हो चाहे इंग्लिश पेपर हो, सभी की सुर्खियां बनी। इस बीच जो राहुल गांधी है उनका यहाँ पर कटाक्ष आया है, वो भी सुन लीजिए। सरकार बदलने पर लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर यह कार्रवाई की जाएगी, राहुल गांधी कहते नजर आए। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा सब करने की किसी की हिम्मत ना हो। खड़गे ने क्या कहा, जरा ये भी जानिए। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए भाजपा एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। तो आयकर विभाग का ये नोटिस कहीं ना कहीं देखिए वो तमाम चीजों पर सवाल खड़े करेगा, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा मोनिका किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि हमारे पास चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए भी पैसे नहीं है, हमारे खातों को सीज कर दिया गया है। और देखिए मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन के विषय में बताना चाहूंगी। टैक्स टेररिज्म इसे बताया गया है। ये देखिए, Tax terrorism, says Congress party as it gets an IT notice to pay rupees 1823 crores. ये हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इसके साथ ही साथ देखिए हिंदुस्तान टाइम्स में भी इसे जगह दी गई है। कांग्रेस इट्स फ्रेश टैक्स नोटिस टू अटैक बीजेपी, वॉर ऑफ वर्ड्स ensues। ये भी हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स में छपी है। तो अंग्रेजी अखबारों में भी इसे जगह दी गई है और साथ ही साथ हिंदी अखबार में, जैसे कि दीपिका बता रही हैं। और राहुल गांधी ने पोस्ट के जरिए एक पोस्ट के जरिए इसे टेररिज्म बताया और ये बताया कि जैसे ही सरकार बदलेगी, जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा ऐसा ना होने पाए। और आतंकवाद इसे करार दिया है कि कहीं ना कहीं ये बताया है राहुल गांधी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने एक खास रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी को इसके लपेटे में लिया। देखिए इससे पहले कांग्रेस पार्टी अदालत भी पहुंची थी, अदालत में जाकर गुहार लगाई थी राहत पाने की, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली, जिसके बाद इनकम टैक्स ने फिर से उन्हें लपेटे में लिया और कहा कि जुर्माना भी आपको भरना पड़ेगा। और कल अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ में जयराम रमेश भी मौजूद थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कितनी राशि पर, तो उन्होंने बोला ही नहीं है। उन्होंने बोला कि अब आपको लगता है कि हमारे पास इसके बाद भी पैसा बचा है। बहुत दिलचस्प है मोनिका, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ये कहा जाता था कि कहीं ना कहीं ये जो है सरकारी एजेंसियां हैं वो तोता है। उसे याद होगा आपको, तोते की संख्या दिखी थी कि ये तोता है, यानी कि जो पपेट की तरह से इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमारे जो तमाम पैसे हैं उनको सीज कर दिया गया, हमारे अकाउंट को सीज कर दिया गया। और ये तब किया गया है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, अब प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और लगातार आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो ट्वीट भी कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल, अखबारों में भी आया है, अखबारों में भी कहा गया, पोस्ट में कहा गया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो ये सब नहीं चलेगा। सरकारी जांच एजेंसी को एक पपेट की तरह इस्तेमाल बीजेपी कर रही है और स्पेशली विपक्ष के लिए बतौर हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। बात चाहे ईडी की कर ले, इनकम टैक्स विभाग की कर ले,
या फिर अब सीबीआई की क्यों ना कर लें, तमाम एजेंसीज को जो है विपक्ष ने लपेटे में लिया है कि ये कहा है कि ये जो है स्वतंत्र तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं, कहीं ना कहीं बल्कि दबाव है जबकि केंद्र ईडी की सरकार बात का इन करें पर। या सरकारी जांच एजेंसियों की बात करें, उनका कह रहे हैं वो तो हम अपना काम कर रहे हैं। यदि आपने कुछ गलती की है तो आप सामने आइए, आप बताइए, आप अपना पक्ष रखिए। लेकिन यहाँ पर विपक्ष का अपना ही मानना है। देखिए, INDA गठबंधन की हम लगातार बात भी कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात भी कर रहे हैं, चाहे वो शराब नीति घोटाले की मामला क्यों ना हो या फिर कोई अन्य मामला क्यों ना हो, जिसको लेकर लगातार सवाल जो है विपक्ष खड़े कर रहा है। और देखिए, सवाल क्यों नहीं खड़े करेगा? अभी कल में हम इस पर टिप्पणी कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि जब कोई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है जिस पर पहले आरोप रहे हों, जैसे ही बीजेपी में वो शामिल होता है वो आरोप अचानक से धुल जाते हैं, तो आरोप क्यों नहीं लगेंगे? क्यों नहीं डिटर्जेंट की संख्या दे दिया, जैसे कि आप बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या बीजेपी के पास वो डिटर्जेंट है जिससे सभी के दाग धुल जाते हैं? तो ये विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बिहार का रुख करते हैं। बिहार में 26 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस को 9 सीटें। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। बिहार में महागठबंधन ने सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, वहीं लेफ्ट के दलों को 5 सीटें दी गई हैं। ये एक अहम जानकारी आपको दे रहे हैं और अखबार की कटिंग भी आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, अलग अलग अखबारों की, जहां पर इस बड़ी खबर को जगह दी गई है। देखिए, दीपिका के हाथ में भी दैनिक जागरण अखबार है और दीपिका भी इसकी हेडलाइन जो है आपको दिखा रही है। देखिए, बिहार में 26 पर राजद और 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चलिए पढ़ के भी सुना देते हैं जिससे चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सहयोग से बने महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट बंटवारे में पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की चली। कांग्रेस जिन 2 औरंगाबाद, पूर्णिया सीटों पर अड़ी थी, उन पर उसकी दाल नहीं गली। ये कटाक्ष भी है, ये व्यंग भी है। दोनों सीटों पर राजद के प्रत्याशी ही मैदान में उतरेंगे। विकासशील इंसान पार्टी को लेकर संशय बरकरार है। तो फिलहाल कांग्रेस को पूर्णिया और औरंगाबाद की सीट, लोकसभा सीट नहीं मिली। भाकपा माले 3, माकपा और भाकपा को 1-1 सीट दी गई है। अच्छा, राजद की वो तमाम सीटें हैं, वो कौन कौन सी सीटें हैं, कहाँ से मिली, वो भी आपको बता देते हैं। गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया वो हाजीपुर। कांग्रेस की सीटें कुछ ऐसी रही। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पटना, साहिबाबाद, सासाराम और महाराजगंज। देखिए, 10 सीटों की बात की गई थी कांग्रेस की ओर से कि 10 सीटें मिले, लेकिन कहीं ना कहीं 9 सीटों पर ही सहमति दर्ज हुई है। हालांकि पूरा का पूरा सिनेरियो 2009 का ही लग रहा है। पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, वो ये मान रहे थे कि पूर्णिया सीट उनको मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। हालांकि पप्पू यादव अभी भी ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस से ही पूर्णिया पर चुनाव लड़ूंगा। देखिए, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है बहुत नरमाई बरत ली गई है। आरजेडी के दबाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं आ गई है बिहार को लेकर। देखिए, मोनिका भी बता रही है कि किस तरीके से हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। बिल्कुल, हेडलाइन सुनिए, इंडिया अनाउंसेस डील ऑन सीट शेयरिंग इन बिहार, और ये फॉर्मूला भी दिखाया 40 सीटों वाले बिहार में कैसे कैसे सीटों का बंटवारा हुआ है। ये देखिए, हरे रंग से दिखाया गया है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल को ये सीट्स मिली हैं 26 सीटें, कांग्रेस के पाले में 9 सीटें आई हैं और वाम दल को कुल मिलाकर 5 सीटें दी गई हैं। ये फॉर्मूला फिलहाल तय किया गया, लेकिन सबसे अहम जो है पूर्णिया सीट जो है कांग्रेस को नहीं मिली है। और लगातार पप्पू यादव का ये कहना था, जिन्होंने विलय कर लिया अपनी पार्टी का कांग्रेस में, कि अगर पूर्णिया नहीं मिली तो मर जाऊंगा, जिस पर अब काफी तंज भी कसे जा रहे हैं और मीम्स बन रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि पप्पू यादव उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, दावा भी पप्पू यादव लगातार करते आ रहे हैं। न्यूज़ इंडिया इस बात को कहता है कि देखिए, पप्पू यादव पहले भी जिस तरीके से बात हुई थी हमारी पप्पू यादव से, जब उनसे बात होने थी, तो वो ये कहते नजर आए थे कि मेरा दावा है, क्योंकि मैंने इस सीट के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है और अब इस पर मैं दावेदारी पेश कर रहा हूं। अब देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस सीट को लेकर कोई बात नहीं बनी। औरंगाबाद, पूर्णिया ये हॉट सीट है बिहार में और इन्हीं सीटों पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट हो सकती है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इसमें लड़े, लेकिन यदि हम पूरे सिनेरियो को देखें मोनिका, तो ये लग ही रहा है कि कांग्रेस जो है
दबाव में है क्षेत्रीय दल के, जो साफ साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस दबाव में नजर आ रही है क्षेत्रीय दल की, और दबाव जो है जाहिर तौर पर बनेगा भी, क्योंकि बिना क्षेत्रीय दलों की मदद के आप वहां पर अकेले दावा नहीं ठोक सकते हैं। ये साफ दिखा रहा है कि आखिर मौजूदा दौर में कांग्रेस की क्या स्थिति है। अगर क्षेत्रीय दलों का साथ नहीं मिलेगा तो कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में अगर उतरेगी तो शायद उसको सपोर्ट ना मिले, समर्थन का तो जरूरत तो पड़ेगी ही। और यही स्थिति दिखा रही है बिहार में भी, जहां पर कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है और आरजेडी हावी है कांग्रेस पर। देखिए, पप्पू यादव को शामिल भी करवा लिया, तब भी वो सीट पप्पू यादव को नहीं दे पा रहे हैं। ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिए काफी अहम थी। और अगर पहले से वो कह रहे हैं कि मेरी ये कंडीशन ही है, मेरी ये शर्त है, और इसी शर्त पे मैं अपनी पार्टी का विलय करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे आरजेडी से भी न्योता है, आरजेडी से भी मुझे दोबारा बुलाया गया कि मैं एक बार फिर से आरजेडी के साथ मिलकर काम करूं। देखिए, पहले से ही बताए थे ऑप्शन बहुत हैं, चाहे वो निर्दलीय चुनाव लड़ लूं, चाहे कांग्रेस के साथ लड़ लूं, मेरे पास कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ जाने का ही मौका है। तमाम बातें पप्पू यादव कहते नजर आए। हालांकि पप्पू यादव का जो दर्द है वो साफ तौर पर सामने आ रहा है। इस बीच हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस देखिए, हर एक राज्यों में सीट फॉर्मूले को लेकर बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में बात नहीं बनी, पंजाब में बात नहीं बनी, और इस बीच जब न्याय यात्रा निकाली जा रही थी उत्तर प्रदेश में, जैसी न्याय यात्रा पहुंचती है तब अखिलेश यादव ये शर्त रख देते हैं, जब सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनेगी तब तक कहीं ना कहीं हम शामिल नहीं होंगे। बिहार की बात करी जाए, सीट भी नहीं दी बेगूसराय सीट को लेकर कन्हैया कुमार का जिक्र आ रहा था, उसको लेकर भी बात नहीं बनी है। महाराष्ट्र की अपनी अलग राजनीति। तो फिलहाल जो है कांग्रेस जो है बड़े दबाव में इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि नेशनल पार्टी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि जनाधार नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होकर, और देखिए अभी फिलहाल जो कांग्रेस की मंशा नजर आ रही है वो ये आ रही कि सिर्फ बीजेपी को रोकना है, और इसीलिए चाहे जिससे भी हाथ मिलाना पड़े, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जो भी चीजें हो, लेकिन रिजिड होना अभी कांग्रेस के लिए अच्छा भी नहीं है। थोड़ा फ्लेक्सी रहेंगे, थोड़ा तो कहीं ना कहीं आप एडजस्ट कर पाएंगे। ये कांग्रेस शायद अब समझ चुकी है। अच्छा देखिए, जो लिस्ट भी जारी की गई है ना, उस लिस्ट में भी आप देखिए जरा कि जो बड़बोले नेता थे उनसे किनारा किया गया, कुछ चीजें जो है उसमें बदलाव किया गया है। तो ये कांग्रेस जो है अब बड़ा फूक फूक के कदम रख रही है। बिल्कुल। और चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी बहुत सारी खबरें हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी खबर। अखबार पर नजर करेंगे, आगे बढ़ते हैं खबरों की शुरुआत में, जिसमें आपको बता दें केजरीवाल का जिक्र कर रहे हैं हम। केजरीवाल पर यूएन ने कहा है उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से तरजीह दी है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी अपना बयान साझा किया, जारी किया। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित होंगे। और ये देखिए, दैनिक भास्कर में इस खबर को दिखाया गया, केजरीवाल पर यूएन ने कहा उम्मीद है भारत में सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। कुछ पंक्तियां पढ़ के सुनाऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका के बाद यूएन ने बयान दिया है, और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की तरफ से कहा गया है कि उम्मीद है भारत या किसी भी देश में जहां चुनाव हो रहे हैं लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और स्वतंत्र निष्पक्ष माहौल में मतदान होंगे। देखिए, इससे पहले अमेरिका और जर्मनी ने भी ऐसी टिप्पणी की थी। जवाब में भारत ने अमेरिका और जर्मनी के जो राजनयिक हैं उन्हें तलब कर कड़ा विरोध जताया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ऐसी टिप्पणियों को हम भारत के आंतरिक मामलों में दखल मानेंगे। हालांकि राजनयिक को तलब करने के बाद भी अमेरिकी विदेश मंत्रालय अपने बयान पर लगातार कायम है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सिर्फ हमारे देश से ही प्रतिक्रिया नहीं आ रही, सिर्फ विपक्षी हमलावर नहीं है बीजेपी के ऊपर, बल्कि देखिए दूसरे देशों से अमेरिका, जर्मनी जैसे बड़े देश ये भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर टिप्पणी की है और उम्मीद जताई है कि सवाल यही है मोनिका कि आखिरकार इन तमाम चीजों की नौबत क्यों आई। देखिए, यदि हम बात यूएन की करें, जर्मनी की करें, अमेरिका की करें, उनको आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नौबत क्यों आ रही है। ये देखिए, यानी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो बीजेपी को समझने की ज़रूरत है। जो यूँ कहें कि
न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक पटल पर भी नोटिस की जा रही है। हालांकि कड़ा रुख अख्तियार भारत ने जरूर किया है कि हमारे आंतरिक मामले हैं, इस पे आप हस्तक्षेप नहीं करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे हम यूं कहा जाए कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल समझा जाएगा इंटरफेरेंस माना और जाएगा इंटरफेरेंस बड़ा। माना जाएगा और इसमें सख्त टिप्पणी करी है। लेकिन तमाम चीजें देखिए, आप कुछ भी होता है आपके देश में, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारा लोकतंत्र से चलता है हमारा देश, तो जाहिर सी बात है इंडिया जब से है क्यों सकते हैं कि सेंटर में है, और सेंटर का मतलब ये होता है कहीं ना कहीं साफ तौर पर इसका असर तमाम विदेशी जगहों पर पड़ता है, यूं कहें कि देश में पड़ता है। तो फिलहाल हर चीज़ों को बड़ा सोच समझ के आगे चलने की, उस पर अमल करने की और निर्णय लेने की बहुत जरूरत आन पड़ती है। और देखिए दीपिका, एक बड़ी वजह ये भी है चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर आप किसी पार्टी के संयोजक को गिरफ्तार कर लेंगे, अगर आप एक जगह के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेंगे, तो आखिर वो पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी कैसे और आपका कॉम्पिटिटर बनेगी कैसे? ऐसे में जो जनता है उसके पास क्या विकल्प रहेगा? कि आप एक विकल्प को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और अब देखिए इसी तरह की प्रतिक्रियाएं जो है बाकी जो जगह है, जो बाकी हिस्से हैं विश्व के, वहां से भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो है वो सुनने को और देखने को मिल रही हैं। देखिए, बहुत सोचने समझने की जरूरत है कि हमें सभी नोटिस करते हैं, चाहे हमारे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, क्योंकि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। देखिए, आंतरिक मामलों में क्या चल रहा है, भारत की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या कुछ आबो हवा है, इसको सभी नोटिस करें। और यही एक बड़ी वजह भी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात कहीं ना कहीं पहले अमेरिका, जर्मनी और यूएन ने संज्ञान लिया। हालांकि भारत ने कड़ा विरोध किया है इस पूरे मसले को लेकर। ये साफ कहता है कि यदि आप इस तरह की टिप्पणी देंगे तो कहीं ना कहीं इसे आंतरिक मामलों में एक बड़ा हस्तक्षेप माना जाएगा, जो कि आगे जाके संबंधों में दरार भी पैदा कर देता है हमारे। बिल्कुल। और देखिए ना, जब विदेश मंत्रालय, अमेरिका के विदेश मंत्रालय को मतलब तलब किया गया, भारत में राजनयिक को तलब किया गया, बावजूद इसके वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बैकफुट पर चले गए हैं या अपनी प्रतिक्रिया, अपने वर्ड्स उन्होंने वापस ले ली, नहीं, उनका अभी भी वही कहना है। बिल्कुल, और ये समझने वाली बात है, लगातार हम यही कह रहे हैं, क्योंकि अब एक विजन लेके बीजेपी या यूं कहे हमारी सरकार चल रही है, या फिर जो भी सरकार बनेगी इसका इम्पैक्ट है ना सिर्फ देश में पड़ेगा बल्कि विदेश में भी पड़ेगा, तमाम दूसरे देशों में भी पड़ेगा। चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। और अपने भाई बेटे केजरीवाल को व्हाट्सएप पर संदेश भेजे, ये सुनीता केजरीवाल ने कहा है। सुनीता केजरीवाल ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। तो फिलहाल आपको बता दें, इसके जरिए सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर लगातार विरोध करने की बात सुनीता करती नजर आ रही हैं। और कल होने वाली महारैली में देखिए साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकती हैं। तो तमाम जो बड़े अखबार हैं उन्होंने प्रमुखता से तरजीह दी है, सीएम केजरीवाल के संदेश भेजने को कहा है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स में इसको जगह मिली है, दैनिक भास्कर में जगह मिली है, दैनिक जागरण में भी इसको जगह मिली है। हिंदुस्तान टाइम्स में मोनिका इस खबर को दिखाई। मोनिका, जरा बताइए, इस खबर को पढ़ के भी सुनाइए। बिल्कुल दीपिका, देखिए केजरीवाल्स वाइफ लॉन्चेस सपोर्ट कैंपेन अहेड ऑफ मार्च 31 प्रोटेस्ट, यानी कि कल 31 मार्च को जो प्रोटेस्ट होने वाला है इंडी गठबंधन का, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक सपोर्ट कैंपेन चलाया। देखिए कल प्रेस वार्ता को संबोधित उन्होंने किया था और इस दौरान उन्होंने कहा था, मैं कुछ लाइन पढ़ के भी सुनाना चाहूंगी, जिसमें लिखा है कि केजरीवाल को आशीर्वाद कैंपेन की हम शुरुआत कर रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, और आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने आशीर्वाद भेजे और शुभकामनाएं भेजे, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए ज़रूरी हैं, जो इस वक्त जेल में बंद है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि आप बहुत सारे मैसेज भी शेयर कर सकते हैं, जो लोग भी अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली की जनता का बेटा है, भाई है, ये शब्द इस्तेमाल किए सुनीता केजरीवाल ने। और ये भी कहा है कि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल के लिए व्रत भी रख रहे हैं, ये भी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि अपना जो प्यार भरा संदेश है व्हाट्सएप के जरिए भेजें, उन्हें अच्छा लगेगा ये मैसेजेस पढ़ के। मैं खुद जाऊंगी अरविंद केजरीवाल को जेल में ये मैसेजेस देने के लिए। और एक नंबर भी उन्होंने जारी किया, जो कि कई बार अपनी प्रेस वार्ता के दौरान सुनीता केजरीवाल ने दोहराया भी है। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल जो लगातार मीडिया से मुखातिब हो रही हैं, लगातार अपनी बात रख रही हैं, इससे लगता है कि रामलीला मैदान में अपने राजनीतिक करियर की वो शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका साफ साफ यही
यही दिखलाता है कि सुनीता केजरीवाल अब तैयार हैं अपने पति की जगह लेने के लिए, और इस बात की तमाम तरह से कयास भी लगाए जा रहे हैं। आपने सुना होगा भाजपा भी लगातार इस बात को कह रहा है कि सुनीता ऐसा लगता है कि राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा किस तरीके से जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तब सुनीता सामने आई थी, मीडिया के सामने सबसे पहली बार आई थी, हाथ जोड़कर उनसे कहा गया था, सबसे अपील की गई थी कि आपका आशीर्वाद केजरीवाल पर बना रहे। उसके बाद देखिए केजरीवाल से जब वो मुलाकात करने के बाद बाहर आती हैं तब दूसरी मर्तबा मीडिया से मुखातिब होती है, कहती हैं 28 तारीख का वो दिन भी है जिसमें बड़ा ऐलान किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को एक बड़ी राशि पहुंची थी, ये तमाम तरह के कयास लगाए गए थे। ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को कितनी चिंता है दिल्ली वासियों की, ये भी तमाम बातें कही गई थी। बिल्कुल, और देखिए किस तरह से अदालत में अरविंद केजरीवाल ने खुद अपना पक्ष रखा, तमाम दलीलें पेश की और ये आरोप लगा ईडी पर कि इनके पास एक भी सबूत नहीं है जो जिसके बिना पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के सामने रखा, अपनी दलीलें खुद रखी, बहुत मजबूती से रखी और सवालों के कटघरे में उन्होंने खड़ा किया ईडी को। बिल्कुल, देखिए सरकारी जांच एजेंसियां इस वक्त विपक्ष की रडार पर हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि आप लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हमारी गिरफ्तारियां कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो गैर कानूनी है, जो सही नहीं है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, मोनिका, कांग्रेस यही कह रही है हमारे तमाम खातों को आपने सीज कर दिया है, हम कहाँ से प्रचार प्रसार करें, हमारे पास सामग्री नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। तो साफ तौर पर ये ईडी को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाना, इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना, एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये खबर जो है जिसका भी आपने जिक्र किया, पत्नी ने शुरू किया कैंपेन, दैनिक भास्कर में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। लगातार आपको बता दें किस तरीके से सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि अब वह अरविंद केजरीवाल को लेकर जन जन तक मैसेज कन्वे करेंगी। इस बीच रामलीला मैदान में ताकत देखी जाएगी INDIA गठबंधन की। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन 31 मार्च को महारैली करने जा रहा है। और देखिए दिल्ली पुलिस ने INDIA को रैली के लिए अनुमति भी दे दी है और कई बड़े नेता यहाँ पर शामिल होंगे, इस रैली में शामिल होंगे। देखिए दीपिका भी आपको दिखा रही है। देखिए रामलीला मैदान से केजरीवाल की पत्नी सुनीता अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करेंगी, ये खबर हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे नजर दौड़ाइए, ठीक इसके ऊपर महारैली में ताकत दिखाएगा। जी हाँ, महारैली में ताकत दिखाएगा अब INDIA। कैसे, अब जरा सुन लीजिए अब जरा कि आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद INDIA गठबंधन की रामलीला मैदान में 31 मार्च को प्रस्तावित महारैली को दिल्ली पुलिस से अनुमति मिली। महारैली का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र को बचाओ रहेगा। इस रैली में आपके वरिष्ठ नेताओं के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के CM भगवंत मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के CM चंपई सोरेन आदि सभी मौजूद रहेंगे। यानी कि सोनिया गांधी भी इसमें मौजूद रहेंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए कहीं ना कहीं मोनिका, ये अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त यूं कहें कि इस वक्त जो कंडीशन से INDIA गठबंधन जूझ रहा है, उसको लेकर इस तरह की महारैली बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा है और ये एक बड़ा मंच हो सकता है, एक बड़ा मौका हो सकता है, बड़ा मौका है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, लोगों को ये बताने का कि INDIA गठबंधन एक विकल्प के रूप में आपके सामने मौजूद है। क्योंकि इससे पहले देखिए सीटों के बंटवारे के दौरान बहुत किरकिरी भी हुई थी INDIA गठबंधन की, और अब जो है ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा मंच जो है रामलीला मैदान में दिल्ली के मिलेगा, जहां पर अगर तमाम ये बड़े नेता जिनका जिक्र हो रहा है, अगर ये यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और मजबूती से अपनी बात को रखते हैं, तो कम से कम ये तो साफ हो जाएगा कि INDIA गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट खड़ा है। जिससे पहले लगातार हम किरकिरी इसकी हो रही थी सीटों के बंटवारे को लेकर, आपसी सहमति को लेकर, सामंजस्य को लेकर, वो तो कम से कम क्लैरिटी हो जाएगी। और जो मैसेज इन्हें कन्वे करना है आम जनता के बीच की NDA के सामने एक बड़ा विकल्प है INDIA गठबंधन, इसे भी आप चुन सकते हैं। बड़ी रैली होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कांग्रेस ने कहा चुकी है। इस बीच जनता को ये बताना है कि तमाम विपक्ष एकजुट खड़ा हुआ है। बीजेपी का जो
जीतने वाला अभियान है, जो विशाल रथ है जीतने वाला, उसे रोकने के लिए, यानी कि इसके लिए हम एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में आपके सामने मौजूद है। तभी जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। आप देखिए ना, कोई बड़ा नेता नहीं छूटा है, चाहे वो अखिलेश यादव की बात करें, राजद नेता तेजस्वी यादव की बात करें, चंपा सोरेन की बात कर लें। इसके अलावा आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे तो मौजूद होंगे इस महारैली में। यदि हम बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला की, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी इस रैली में शामिल हो रही है। तो और सुनीता केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचेंगी, जिन्हें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल तो जेल में है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में बड़े नेता के तौर पर सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। देखो ये बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं किस तरीके से अब INDIA को अपनी तमाम नीतियों को, उनका जो मैनिफेस्टो में तमाम संदेश है, जनता को क्या वो देंगे यदि उनकी सरकार आती। हर एक चीज़ को बड़ा क्लियर रखना होगा, क्योंकि आपकी अब स्थिति गूफ अप वाली नहीं है। हम वापस ये कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, इसी के साथ साथ समय कम है, काम ज्यादा है, संदेश और एक अहम बात और दीपिका आपने देखी होगी कि कुछ तो बात है अरविंद केजरीवाल के, जब वो जेल गए हैं तो तमाम INDI गठबंधन के नेता जुट रहे हैं। ऐसा तो नहीं इससे पहले कोई मुख्यमंत्री जेल नहीं गया है, लेकिन अब इस सूरत में जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक जेल गए हैं, तो उसके बाद कहीं जाके INDI बड़ी बात यही है ना मोनिका, जेल इससे पहले सभी गए। हम बात करते हैं जो झारखंड में हेमंत सोरेन थे, वह भी जेल गए थे, लेकिन बात बड़ी ये है कि सिटिंग CM है। क्योंकि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे, उन्होंने बकायदा राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था, उसके बाद ED की गिरफ्तारी हुई थी। वो स्वेच्छा से उन्होंने इस्तीफा सौंपा था। अरविंद केजरीवाल ने पहले ही साफ कर दिया था, आपको याद होगा, पहले कैंपेन अरविंद केजरीवाल ने चलाया था कि यदि मैं जेल में होता हूं तो क्या दिल्ली से मैं सरकार चला सकता हूं, क्या आप उसमें सहमत हैं? सिटिंग CM की गिरफ्तारी है ये। यही इसी तमाम मामले को लेकर माफ कीजिए कि अरविंद केजरीवाल लगातार और आम आदमी पार्टी इसे भुना रही है। हालांकि आप देखिए, उनका CM बने रहना बहुत दिनों तक ये समझ नहीं आ रहा, चूंकि LG के पाले में बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन साफ तौर पे आपको बता दें, इस पे हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल है। LG संबंध आपके बहुत अच्छे हैं नहीं, तो फिलहाल स्थितियां, हालांकि अदालत ने बीजेपी की याचिका को खारिज भी कर दिया था कि ये राजनीतिक वजह है और उसके बाद इसमें हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। हालांकि इस तरह की भी खबरें हैं कि एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से याचिका दायर की गई है, फिर याचिका दायर की गई है। हम वही कह रहे हैं, एक सिटिंग CM है और देखिए जो सिटिंग CM की बात आप कर रही है, देखिए झारखंड की स्थिति में कहता है, झारखंड की स्थिति में जब हेमंत सोरेन पकड़े गए थे तो कोई और नेता नहीं था वहां पे झारखंड में जो ये कह रहा हो कि यही हमारे नेता बने रहेंगे, बल्कि वहां पर सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी। लेकिन यहाँ पर जब अरविंद केजरीवाल जेल जा रहे हैं तो तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि वही CM बने रहेंगे। लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जो माइंडसेट पहले से ही था, वह लगभग नवंबर दिसंबर से ही इस तरह का कैंपेन चलाना शुरू कर चुके थे। लोगों को खत लिख रहे थे, उनको बार बार कॉन्फ्रेंस के जरिए बोल रहे थे कि यदि मान लीजिए कि मैं जब जेल में जाता हूं तो दिल्ली से यदि मैं सरकार चलाता हूं तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे। और इस बीच देखिए ना, 3 बड़े निर्णय भी उन्होंने जेल से ही ले लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो पार्टी में अभी एकजुटता बनी हुई है और ये स्थिति झारखंड में बिल्कुल नहीं थी। झारखंड में सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी, उनकी पारिवारिक कलह भी बहुत ज्यादा थी। खैर, खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच को मंजूरी मिल गई है और ये खबर नवभारत टाइम्स में छपी हुई है। देखिए, नवभारत टाइम्स के अलावा कहीं ना कहीं दैनिक जागरण ने भी इसको तरजीह दी है। आपको दिखा रहे हैं, सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पर जगह मिली है, हालांकि नवभारत टाइम्स से बीच में जगह दी गई है इस खबर को, तो आपको पढ़ के भी सुना देते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी है। ये बड़ी खबर है और ये बुरी खबर आम आदमी पार्टी के नेता के लिए, जो कि लगभग आपको बता दें कि फिलहाल जेल में ही उनका मान लीजिए ठिकाना अब बन गया हो। बिल्कुल, क्या कुछ लिखा, गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि उगाही को लेकर सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय ने जांच को स्वीकृति दी। तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश ने 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप सत्येंद्र जैन पर लगाया था और तिहाड़ जेल के पूर्व DG संदीप गोयल और अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाया गया। जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इस समय
जेल में बंद हैं। हालांकि खबरें ये भी आई थी कि सत्येंद्र जैन की तबीयत बहुत नासाज थी, बहुत सत्येंद्र जैन कमजोर हो गए थे। इसके बाद उनको फौरी राहत दी गई थी, लेकिन मुश्किलें सत्येंद्र जैन की अब इस पूरे आरोप के बाद, इस जांच के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, सत्येंद्र जैन के बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मनीष सिसोदिया का नंबर, और अब खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं वो खुद जेल जा पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए सत्येंद्र जैन का मामला हालांकि अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल जाने का शुरुआत सिलसिला, हम जो कह सकते ग्रह की हैं, जो दशा है, शुरुआत थी। कहीं जमीन घोटाले का मामला था, उगाही का मामला था, उसको लेकर शुरुआत वहां से हुई थी। उसके बाद जो तार जुड़े वो शराब घोटाले से जाकर जुड़ गए थे, जिसमें मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, इसके बाद अरविंद केजरीवाल, देखिए और 11 लोग भी जेल में बंद हैं शराब नीति घोटाले को लेकर। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और इसके यही तार अब वो गोवा मामला तक भी है पहुंच गए हैं। जिसके तहत राहत जो है वो आसानी से नहीं मिलती, जमानत नहीं मिलती। बिल्कुल, उसके तार अब देखिए गोवा से भी जा जुड़े हैं। इससे पहले कि कविता को भी हिरासत में लिया गया, और ये भी खबर आ रही है कि पंजाब में भी, पंजाब के मंत्रियों से भी लगातार पूछताछ हो जा रही है। तो तार कहाँ कहाँ जाकर जुड़ेंगे, मिलेंगे, साउथ ये के देखना तार की होगा। कविता हो गई, गोवा से भी तार जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल ये बहुत बड़ा मामला है और इसी को लेकर सीबीआई फिर ईडी ने इसका संज्ञान लिया हुआ है। बिल्कुल, और अब जो ही देखिए एक और नई जो खबर सामने निकल कर वो आ रही है, वो ये कि यहाँ पर सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए उगाही का आरोप लगा है, और ऐसे में इसमें भी सीबीआई जांच के आदेश की बात कही जा रही है। देखिए सुकेश चंद तो वैसे ही महाठग हैं, और यदि वो किसी का नाम ले लें तो उस पर भी यूं कह सकते तमाम सरकारी एजेंसियों के एंटीनेस जो हैं वो बहुत जल्दी खड़े भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उनको स्मेल भी करने लग जाते हैं कि हाँ समथिंग रॉन्ग, तो कुछ गलत है, इसीलिए सुकेश ने नाम लिया है। तो फिलहाल आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एआई से बने हैं कंटेंट पर वाटरमार्क हो ताकि कोई गुमराह ना हो, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। दैनिक भास्कर में इस खबर को तरजीह दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट चीफ बिल गेट्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने, आपको बता दें कि जलवायु और एआई तकनीक पर भी चर्चा की। और ये देखिए खबर आपको दिखा रहे हैं, हेडलाइन ये खबर छपी है, एआई से बने कंटेंट पर वाटरमार्क हो ताकि कोई गुमराह ना हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। देखिए बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उनके साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पहले टीजर आया, फिर पूरा वीडियो आया, किस तरह से दोनों जो बड़े नेता हैं, एक भारत देश के प्रधानमंत्री और एक माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स जब आपस में मिले और बातचीत उनके बीच हुई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में जवाब दे रहे थे और बिल गेट्स अंग्रेजी में बात कर रहे थे, तो कुछ लाइनें मैं पढ़कर सुना चाहूंगी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हाल ही में भारत यात्रा पर आए थे। उस दौरान पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत का वीडियो आया था। दोनों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल क्रांति, महिला सशक्तिकरण जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम मोदी ने एआई के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जाहिर की और कहा कि अकुशल, अप्रशिक्षित हाथों में एआई जैसी शक्तिशाली तकनीक के दुरुपयोग का बड़ा खतरा है। उन्होंने समाज में गलत सूचना और डीप फेक संबंधी नुकसान को रोकने के लिए एआई से बने कंटेंट पर वाटरमार्क के उपयोग की वकालत की ताकि कोई भी गुमराह ना होने पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एआई को लेकर क्या करे और क्या ना करे यह भी स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हमारे देश में हम माँ को आई कहते हैं, और ये कहा पीएम मोदी ने, मैं कहता हूं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो आई के साथ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहता है। बच्चे आजकल के एडवांस हो गए हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आई का मतलब माँ से था यहाँ पर। और देखिए ये बहुत बड़ी बात है, नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को प्रमुखता से तरजीह दी है, जगह दी है, फ्रंट पेज पे इस खबर को छापा गया है। इसका मतलब ये है कि आप समझिए कि ये कहा गया है कि बिना ट्रेनिंग किए गए हाथों में एआई तकनीक खतरनाक हो सकती है। इसको लेकर दोनों ही बड़े चिंतित भी नजर आए थे मोनिका। और ये भी कहा गया कि पीएम ने ये कहा कि देश में डिजिटल डिवाइड नहीं होने दूंगा, यानी कि गलतियां ना हो, इस पर पैनी नजर रखी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाज सेवी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स के साथ तकनीक और विभिन्न क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इस्तेमाल एक हेल्दी वे में किया जाए, एक स्वस्थ वे में किया जाए, जिससे कि ये एक हथियार ना बने। तो हमारे यहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, आप भी बताई थी, आई मतलब होता है माँ,
ये माँ का जिक्र किया, माँ भी बोलता है, स्पेशली मराठी में आई AI शब्द भी का बोलता इस्तेमाल है, होता है। बिल्कुल AI भी बोलता है। तो यही कहा है कि भारत ने अपने नागरिकों के फायदे के लिए तकनीक का लोकतांत्रिककरण किया है, यानी कि उनकी जीवन शैली में सुधार के लिए डिजिटल की शक्ति को अपनाया। ये भी कहा मोदी जी ने कि हम दुनिया में डिजिटल डिवाइड के बारे में सुनते रहे, हमने ये फैसला किया, चूंकि पूरे तमाम देशों से हम ये सुनते हैं कि डिजिटल डिवाइड हुआ, लेकिन ये डिजिटल डिवाइडेशन जो है वो भारत में नहीं चलेगा, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। गांव गांव तक, हर बच्चे तक डिजिटल शिक्षा पहुंचाना ये मकसद है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वो एक हेल्दी वे में होना चाहिए। भविष्य के जो सुरक्षित भविष्य है, जो लक्ष्य है, उन पर कहा कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहते हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में भी बड़ी क्रांति आई। कल उस तरह के फुटेज भी सामने आए थे जब ड्रोन के जरिए किस तरीके से खेती को फायदे का सौदा बताया जा रहा था, और यूं कहें कि उन पे तमाम तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा बिल्कुल रहा दीपिका, था। और मैं ये भी हाँ, इसमें जोड़ना चाहूंगी, डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि ऐसा नहीं कि डिजिटल सिर्फ उसका शहरीकरण होगा, खाली शहर के लोग जो हैं अर्बन एरियाज में इसका इस्तेमाल होगा, नहीं, ये रूरल एरियाज में भी जाएगा। वही। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो महिलाएं जो पहले साइकिल तक नहीं चलाना चाहती थी, वो आज की तारीख में ड्रोन उड़ा रही हैं, हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, और इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को गांव तक पहुंचाया गया है। महिलाओं ने भी नई तकनीक को तेजी से अपनाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यही एक मकसद है कि आप न सिर्फ विकसित हों डिजिटल के क्षेत्र में भी, जिससे कि आप कदम ताल बढ़ाकर आगे बढ़ सकें। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्तार की जांच पर 2 जांचें होंगी, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से छापा है। मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो देखिए, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे, किस तरीके से एनबीटी ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। और इस खबर है कि मुख्तार की मौत को लेकर बांदा के डीएम ने न्यायिक जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से खबर को दिखाया है। मुख्तार की मौत पर 2 जांच होगी। तफसील से दीपिका आपको खबर पढ़कर सुनाएंगी, लेकिन देखिए आज सुपुर्द खाक भी कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को। कल खबर थी, लेकिन पोस्टमार्टम में काफी वक्त लग गया दीपिका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुख्तार की मौत पर 2 जांच होगी, ये हम लगातार बता रहे हैं। कोर्ट के आदेश से जुडिशियल जांच, साथ ही मजिस्ट्रेट जांच, पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। और क्या कुछ और जरा आपको बता दें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनके बेटे ने किस तरीके से कहा था, उमर ने कहा था कि ये हत्या की साजिश है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया कि पिता की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, साजिश के तहत की गई है। हम इंसाफ के लिए कोर्ट जाएंगे। जब फोन पर बात हुई थी, न्यूज इंडिया ने वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई थी, आपको सुनाई थी। आपको बता दें, इसमें कहा था कि छोटे बेटे उमर से कहा कि लग नहीं रहा कि हम ज्यादा बच पाएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर विपक्ष ने और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी देखा गया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जेल में मौत में संदिग्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की जांच की मांग की थी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि आखिर न्यायिक हिरासत में मौत कैसे हो गई। बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी माफिया राज के संरक्षक है। तो पूरे मामले को लेकर किस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला। हालांकि जो प्रथम रिपोर्ट जो आई है, जो जांच आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मौत की असल वजह है वो हार्ट अटैक है। हालांकि कल रात ही यूं कहें कि शव पहुंचा है उनके क्षेत्र गाजीपुर, जो कि उनके घर से लगभग 400 मीटर दूर ही कब्रिस्तान है, जहां पर उनको अब सुपुर्द खाक किया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरह से न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं डीएम के बाद, देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि सीबीआई जांच करे, मुख्तार अंसारी की बेटे की तरफ से मांग की जा रही थी लगातार। देखिए, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, सभी लगातार यही कह रहे हैं कि किस तरीके से आप पुलिस के संरक्षण में थे, कस्टोडियल थे, कैसी कस्टोडियल में मौत हो गई आपकी। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर। फिलहाल जो यूपी सरकार है वो कटघरे में है, लेकिन लगातार आपको बता दें, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साफ तौर पर हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन जितने भी गैंगस्टर्स हैं, यदि आप देखिए, यदि हम सिलसिला गिनाते हैं आपको, चाहे मतीक अहमद की बात कर लें, विकास दुबे की बात कर लें, या फिर हम मुख्तार अंसारी की बात कर लें। की बात करें। देखिए, मुख्तार अंसारी को 2 साल पहले ही इस यूं कहा कि पंजाब की जेल से यहाँ शिफ्ट किया गया था। तभी से ही वो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। इसकी जांच भी की गई थी, हालांकि जांच में कुछ पाया नहीं गया था।
लेकिन देखिए ये भी कहा जा रहा है कि 36 साल के आतंक का जो है वो खात्मा हुआ है, बहुत लोगों ने राहत की सांस भी ली है और बहुत सारे ऐसे पीड़ित जो कि शिकार रहे हैं देखिए कुछ आतंक पीड़ित के, हैं, उन्होंने कुछ भी रॉबिन हुड छवि भी मानते थे। और बड़ी बात ये भी है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बाहुबली था मुख्तार अंसारी। हालांकि इसको आपको बता दें, इसे कोई जिक्र नहीं कर सकता। आपको याद होगा 2005 में किस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। बीजेपी के विधायक थे, उनकी हत्या जब की गई थी, कितनी बेदर्दी से उनकी हत्या हुई थी। पूरी लगभग उस हत्या में 500 गोलियां उनके काफिले पे दागी गई थी। 7 अन्य लोगों की भी उसमें मौत हुई थी। कल किस तरीके से उनकी धर्मपत्नी की इंडिया न्यूज़ में बात हुई थी और इसी के साथ साथ उनके बेटे भी सामने आए थे और न्यूज़ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कहा था कि हम इस बात से बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कोई संत नहीं था, वो संत नहीं था, वो एक हत्यारा था। कई मामले उस पे दर्ज थे और इस बात को लेकर वो कितने खुश थे साफ जाहिर हो रहा था। बिल्कुल। और जिस पुलिस अधिकारी ने पकड़ा था मुख्तार अंसारी को, कल न्यूज इंडिया पर बातचीत हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि उसमें डर नहीं था, पुलिस का, कानून का डर नहीं था, जो कि एक आम इंसान में होना बहुत जरूरी है, डर जताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पूर्वांचल में उसका अपना एक राज चलता था, एक साम्राज्य चलता था। और बड़ी बात यह है कि यदि हम मुख्तार अंसारी के परिवार की बात करते, उनका परिवार ऐसा नहीं था। उनके जो दादा थे, उनके जो नाना थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि अपने परिवार की लाइन से इतना चलकर मुख्तार अंसारी बाहुबली बना, गैंगस्टर बना। और बिल्कुल, लेकिन अब वो 36 साल के आतंक का अंत हो चुका है और आज गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा मुख्तार अंसारी को। इस खबर को लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। बिल्कुल, चुनावी खबर अखबार पर नजर, लगातार इस तरह की खबरें हम आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से तमाम दिन भर की सुर्खियों को हमारे जरिए समझ सकें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।